नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 30 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में जो है लगातार हीट वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है। कल यानी कि बुधवार को भारत में सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली के एक क्षेत्र मुंगेशपुर में दर्ज किया गया, जहां पर वहां का तापमान था 52.9 डिग्री, लगभग 53 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान था। ये लगभग 100 वर्षों में सबसे अधिक गर्म दिन था। 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो इस हीट वेव के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, खास के मानवीय स्वास्थ्य पे। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, समाज के आसपास में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, तो लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ने से और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चाहे वो पालतू जानवर हो या फिर शाकाहारी जानवर हो, उसमें आक्रामकता बढ़ती जा रही है। लगातार विभिन्न प्रकार के पशु जो हैं वो आक्रामक होते जा रहे हैं। जैसे कुत्ते की अगर बात करें तो लगातार जो है अब कुत्ते ज्यादा लोगों को काटने लगे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। जहां गाय या फिर बकरी को एकदम शांत जानवर के रूप में जाना जाता था, वो भी अब आक्रमण करने लगी है इंसानों पे। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं लिंकेज दिखता है टेम्परेचर के लगातार बढ़ने से। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो सर्दी का मौसम होता है बहुत कम होता है और बसंत ऋतु बहुत लंबे समय तक चलता है। इसके कारण भी जो है पोलर रीजन में खासकर जो बर्फ के चादर है वो पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है बहुत से नए नए अवसर भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पर्यटन के लिए भी लोग अक्सर जा रहे हैं। इस कारण पोलर रीजन में भी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो हम लोग इस आर्टिकल में मेनली देख लेंगे कि हीट वेव क्यों हो रहे हैं, उसके मेन प्रभाव क्या है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर आर्थिक नुकसान से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे पर क्या दबाव पड़ रहा है, अचानक से इतना तेजी से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वायु की गुणवत्ता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कृषि उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सभी एस्पेक्ट से इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हीट वेव के कारण क्या है और उसका समाधान कैसे किया जाता है, हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं हीट वेव से संबंधित, उसको भी हम लोग इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है भारत में उदारवाद और उसकी वैधता का संकट। यहाँ पे दो टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, लिबरलिज्म और इट्स क्राइसिस ऑफ लिजिटमेसी। तो दोनों टर्म को पहले जानेंगे। लिबरलिज्म होता क्या है, उदारवाद क्या होता है और लिजिटमेसी क्या होता है। लिजिटमेसी मतलब होता है वैधता। तो उदारवाद मेनली जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति और समानता स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है। ठीक है, तो विभिन्न उदारवादी इस विचारधारा की अपनी समझ के आधार पर इन विचारों में नागरिक और मानवाधिकार सहित व्यक्तिगत अधिकार सबसे पहले लाते हैं। ठीक है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विवेक, प्रेस की स्वतंत्रता, इसका समर्थन किया जाता है उदारवाद में। वहीं अगर हम लोग बात कर ले वैधता, लिजिटमेसी के बारे में, तो यहाँ पे कहा जाता है कि शासन करने के लिए राजनीतिक वैधता को एक बुनियादी शर्त माना जाता है। ठीक है, अगर वैधता नहीं है तो विधायी गतिरोध और पतन का सामना करना पड़ेगा सरकार को, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है वैधता की आवश्यकता, लिजिटमेसी बहुत ही जरूरी है। और वर्तमान समय में वैधता का संकट इसलिए उत्पन्न हो गया है कि जो संसद में जो राइट टू रिकॉल है, ठीक है, या फिर जो लीडर्स हैं वो अनएजुकेटेड है, जिसके कारण भी जो है हमारी वैधता का संकट बना रहता है। ठीक है, उसके बाद लीडर जो है हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी डेंजरस स्कैम देखे जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लगातार जो है क्रिमिनल केसों की संख्या जो है समाज में बढ़ती जा रही है। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर जो है एक गुंडे की तरह बर्ताव करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन के समय में भी जो है गुंडों का रोल जो है खासकर मतदाताओं को डराने धमकाने का उपयोग किया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के द्वारा। इन्हीं कारणों से जो है भारतीय समाज में लिजिटमेसी, वैधता का संकट उत्पन्न हो गया है। इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जैसे उदारवाद की शुरुआत भारत में 1991 के बाद से हुई थी। ठीक है, जिससे भारत को आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा हुई। तो यहाँ पे यही बातें कहा जा रहा है पीयू सर्वेक्षण के द्वारा कि उदार लोकतंत्र के साथ जनता में बढ़ती असंतोष, जितना ज्यादा लिबरल डेमोक्रेसी है भारत का, उतना ज्यादा भारतीय सिटीजन्स को असंतोष हो रहा है।
भारत के लगभग 85% जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि एक उत्तरदाता सत्ता होना चाहिए या फिर सैन्य शासन होना चाहिए। 85% भारतीय नागरिक इस तरह के शासन व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वामपंथी उदारवाद की आलोचना अभिजात और जितने भी इंडिविजुअलिज्म मतलब कि व्यक्तिवादी के रूप में करते हैं। इसके कारण जो है अमीर और गरीब के बीच में गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी वर्तमान समय में तो बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादा इस तरह का अगर उत्तरदाता सत्ता आ जाता है या फिर सैन्य शासन आ जाता है तो और ज्यादा अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती जाएगी, दूरियां बढ़ती जाएगी और कुछ ही लोगों के पास देश की अधिकतर धन संग्रहित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे हर एक टर्म को कि क्या कहना चाह रहे हैं राइटर जो है, खासकर क्राइसिस ऑफ लिजिटिमेसी के बारे में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, एक नया प्रकाश आधारित उपकरण अभी बनाया जा रहा है जिसके कारण जो वायरल संक्रमण है उसका पता लगाने की लागत को कम किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे हीट वेव के बारे में। लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कल के दिन में जो है दिल्ली में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, दिल्ली के मुंदेश्वर में। ठीक है, और ये जो है दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे है ये जगह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 52.9 डिग्री सेल्सियस जो है वहां पे तापमान देखा गया। लेकिन अर्थ साइंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है ये जो डेटा आया है ये अभी भी आधिकारिक तौर पे सही नहीं है, इसकी अभी भी जांच की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है द टेम्परेचर रिकॉर्डेड कुड बी ड्यू टू एरर इन द सेंसर और अ लोकल फैक्टर, जिसके कारण इतना ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो मेनली हम लोग बात कर लेंगे लगातार जो है हीट वेव जो है भारत में बढ़ता जा रहा है, उसके बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो मुंगेशपुर क्षेत्र है वो हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमा के पास स्थित है। सफदरगंज में स्थित दिल्ली के बेस मौसम केंद्र से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीट वेव का प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, तो उच्च वायु तापमान जो है वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे वैश्विक मृत्यु के शीर्ष कारण बन जाते हैं, जिसमें श्वसन, श्वास लेने संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह और गुर्दे की समस्याएं भी शामिल है। तो उच्च तापमान के समय तीव्रता और अवधि के आधार पर हीट वेव का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसमें हीट क्रैम्प, ये कुछ चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, हीट थकावट, हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो सामान्य तापमान से थोड़ा सा भी अंतर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब जो है इस तरह के जो तापमान बढ़ रहे हैं उसके कारण पशु पक्षियों में भी प्रतिकूल प्रभाव देखे जा रहा है। लोगों में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, आक्रामकता बढ़ता जा रहा है। मानव तो आक्रामक हो ही रहा है, खासकर कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, बंदर या फिर पक्षियों को देखा जाए तो वो भी लगातार जो है उनकी आक्रामकता बढ़ती जाए, लगातार जो है हमले करने की उनकी दर बढ़ती जा रही है। और इसका कहीं ना कहीं कारण बताया जा रहा है वैश्विक तापमान का लगातार बढ़ना। तो आर्थिक नुकसान क्या क्या होते हैं जब हीट वेव का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है? तो गर्म लहरें बड़ी आबादी को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियां उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक मृत्यु दर बढ़ जाती है और सामाजिक आर्थिक परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कार्य क्षमता का नुकसान होने लगता है। तो बुनियादी ढांचे पर भी दबाव पड़ रहा है। ठीक है, गर्म लहरों के साथ बिजली की कमी, अगर बहुत ज्यादा हीट वेव होता है तो वहां पे जो एसी का उपयोग करते हैं लोग, उसकी दरें बढ़ जाती है, एसी का इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण बिजली की कमी उत्पन्न हो जाती है शहरों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो बिजली की कमी से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, परिवहन और जल संबंधी बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ता है। ठीक है, गर्मी बढ़ने से। उसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो अत्यधिक गर्मी से सूखे और जंगल में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद वायु की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। गर्म दिनों में वायु की गुणवत्ता जमीनी स्तर पर ओजोन उत्पादन और एयर कंडीशनिंग, ठीक है, एयर कंडीशन मतलब एसी से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे कि और ज्यादा जो है तापमान बढ़ जाता है। तो कृषि उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। उच्च तापमान से कृषि को नुकसान होता है, पौधे पर गर्म दिनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कुछ फसलों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए ठंडी रातों की आवश्यकता होती है। उसके बाद पशुधन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गर्म हवाएं जो है वो पशुधन पर दबाव डाल सकती है, जिससे कि दूध उत्पादन में कमी हो जाती है, विकास धीमा हो जाता है, या फिर सबसे मुख्य कारण ये आकलन लगाई जा रही है कि गर्भधारण दर को भी प्रभावित करता है। कहा जा रहा है एक रिसर्च में, ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च में पाया गया है कि अगर टेम्परेचर एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं मानव इंसानों में भी नपुंसकता का दर बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और वही एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा जिससे कि मानव की जनसंख्या तेजी से घटने लगे, क्योंकि एक समय के बाद जो है इंसान अगली पीढ़ी को बढ़ाने में कामयाब नहीं होगा, नपुंसकता बढ़ जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे जो है इंसानों की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से घटने लगेगी। ठीक है, तो इसी में और कारणों में कहा जा रहा है कि हीट वेव प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारकों के समायोजन से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य कारण बताया जा रहा है हीट वेव क्यों उत्पन्न हो रहा है। वो तो हम लोगों ने प्रभाव देख लिया कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अभी हम देख लेते हैं कि क्यों उत्पन्न हो रहा है हीट वेव। तो उच्च वायुमंडलीय दबाव प्रणाली, हीट वेव अक्सर तब होती है जब उच्च दबाव प्रणाली किसी क्षेत्र पर रुक जाती है। ठीक है, जो हाई प्रेशर होता है वो एक क्षेत्र पे स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है, स्थिर हो जाता है। तो ये प्रणालियां पृथ्वी की सतह के पास गर्म हवा को फंसा लेती है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे गर्म हवा को फंसा लेती है और वायु द्रव्यमान की सामान्य गति को रोक सकती है, जिससे लंबे समय तक गर्म मौसम बना रहता है। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों के जलने, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे मानवीय, ठीक है, यहाँ पे कारण था प्राकृतिक और यहाँ पे कारण है मानव प्रेरित। ठीक है, तो इन्हीं मानवीय गतिविधियों के कारण होती है जो गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में योगदान देते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से कुल मिलाकर तापमान बढ़ता है, जिससे कि अत्यधिक गर्मी की घटनाएं अधिक होने की संभावनाएं हो जाती है। उसके बाद शहरी उष्ण द्वीप प्रभाव, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में लगातार और ज्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पे शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वो भी अव्यवहारिक तरीके से, अनियोजित तरीके से, जिसके कारण उच्च जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। व्यापक कंक्रीट, वहां पे लगातार सीमेंट उपयोग हो रहे हैं, जिसके कारण जो है जो सनलाइट है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, तो और ज्यादा कोलाहल की स्थिति बन जाती है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो व्यापक कंक्रीट और डामर सतहों और सीमित वनस्पति, वहां पे पेड़ों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ठीक है, तो वनस्पति वाले शहरी क्षेत्र अधिक गर्मी को अवशोषित करने के लिए बनाए रखते हैं, लेकिन जिससे कि उस तापमान वाले स्थानीयकृत क्षेत्र बनते हैं। यह घटना जिसे शहरी उष्माद्वीप प्रभाव के रूप में जाना जाता है, और शहरों में गर्मी की लहरों को तीव्र कर सकती है। ठीक है, इन्हीं कारणों से जो है शहर को शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आगे कहा जाता है सूखा और शुष्क स्थितियां के कारण भी जो है हीट वेव बहुत तेजी से बढ़ता है। लंबे समय तक सुखाड़ और वर्षा की कमी से भी मिट्टी सूख सकती है और उपलब्ध नमी कम हो सकती है, जिसके कारण गर्मी की लहरों के दौरान भूमि अधिक तेजी से गर्म होगा। ठीक है, उसके बाद जलवायु परिवर्तनशीलता, जैसे कि प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन, जैसे कि एल नीनो, ला नीनो घटनाएं मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है और कुछ क्षेत्रों में हीट वेव की संभावनाओं को और बढ़ा जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एल नीनो घटनाओं के दौरान जो है उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म समुद्री पानी दुनिया भर में वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम के पैटर्न को बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब एल नीनो आता है, ठीक है, जिसके कारण जो है भारत में भी सूखा बढ़ जाता है, और अगर ला नीनो आता है तो भारत में बारिश जो है उसका दर बढ़ जाता है। ठीक है, भूगोल और स्थलाकृति, कुछ भौगोलिक विशेषताएं और स्थलाकृति स्थितियां जो है वो गर्मी की लहरों को विकास में योगदान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूमि से घिरी घाटियां और पहाड़ों से घिरे क्षेत्र जो है गर्म हवा को फंसा सकते हैं और तापमान में वृद्धि कर सकते हैं। पवन पैटर्न में भी परिवर्तन हो जाता है हीट वेव के कारण। पवन पैटर्न में परिवर्तन के कारण ही जो है गर्म हवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकती है, जिससे उन क्षेत्रों में गर्मी की लहरें और तीव्र हो सकती है, जो आमतौर पर ऐसे अत्यधिक तापमान के लिए प्रबल नहीं होते हैं। मानवीय गतिविधियां, स्थानीय कार्य जैसे कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, वनों की कटाई, सिंचाई की पद्धतियां किसी क्षेत्र की सतही विशेषताओं को बदल सकती है और छोटे पैटर्न पर हीट वेव के विकास में योगदान करती है। ठीक है, मानवीय गतिविधियां। तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? हमें व्यक्तियों, समुदायों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाना शामिल है। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग हीट वेव के संभावनाओं को कम करने में सक्षम हो सके। जैसे ऊर्जा का संरक्षण, लगातार जो है हमें एनर्जी कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। विद्युत ग्रिड पर
दबाव कम करने के लिए गर्मी की लहरों के दौरान ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करें। समग्र ऊर्जा मांग को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दें। ठीक है, उसके बाद अनुकूलन उपाय, गर्मी की लहरों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन रणनीति विकसित करें। इसमें कृषि पद्धतियां, जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को समायोजित करना भी शामिल हो सकता है। उसके बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना भी तैयार रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग हीट वेव की स्थितियों में सही तरीके से निपटने में सफल हो सके। जैसे गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य आपदा जो होता है, स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं स्थापित करें और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, ठीक है, को गर्मी से संबंधित बीमारियों को तुरंत पहचानने, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो बेहतर डॉक्टर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभी तैयार रहने की आवश्यकता है, जिससे कि वो जल्द से जल्द हीट वेव से संबंधित सिम्टम को पहचान सके और जल्द से जल्द इलाज शुरू कर सके। ठीक है, तो बीमारियों को तुरंत पहचाने और उनका इलाज करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो सहयोग और समन्वय, हीट वेव के प्रभावों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान और निगरानी, हीट वेव के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उसकी आवृत्ति और तीव्रता को ट्रैक करने के लिए अनुसंधान और निगरानी प्रयासों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए, जिससे हम लोग हीट वेव से संबंधित सोर्सोज को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसका समाधान ढूंढने में सक्षम हो सके। तो यह डेटा भविष्य की गर्मी शमन रणनीतियों को सूचित कर सकता है। तो गर्मी से निपटने की तैयारी की योजनाएं समुदाय और संगठनात्मक स्तर पर गर्मी से निपटने की तैयारी योजनाओं को विकसित करें और उन्हें लागू करें। और इन योजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिस तरह से हम लोग बाढ़, चक्रवात, तूफान, इस समय हम लोग पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग करके बहुत ज़्यादा जान मान की हानि को बचा लेते हैं, उसी तरह जो है अभी हीट वेव से संबंधित भी पूर्व चेतावनी को सुनिश्चित करना चाहिए। संचार रणनीतियों और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के दौरान राहत प्रदान करने के लिए शीतलन केंद्रों की स्थापना शामिल होनी चाहिए। उसके बाद जन जागरूकता और शिक्षा, हीट वेव के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और लोगों को गर्म मौसम के दौरान सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में भी शिक्षित करें। जैसे कि कुछ एडवाइजरी जारी की गई है एनडीएमए के द्वारा, मतलब कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, कि हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि डूज में कहा जाता है कि अधिक से अधिक पानी पिएं, जब भी आपको प्यासा महसूस हो पानी पिएं। अगर आपको प्यास नहीं भी लग रहा है फिर भी जो है समय समय पे पानी पीते रहें। ठीक है, उसके बाद जो भी क्षेत्र जो है आपके घर में ठंडा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें। उसके बाद घर में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का प्रयास करें जब गर्मी ज़्यादा है, और खास के 12 बजे से 3 बजे तक बाहर न निकलने का प्रयास करें। ठीक है, लूज कपड़े पहने। ठीक है, उसके बाद 12 से 3 बजे दोपहर के समय किचन में खाना बनाने का ना प्रयास करें कि सुबह में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही अपना खाना बना लें। और उसके बाद प्रयास करें कि जो हाई प्रोटीन्स खाने होते हैं या जंक फूड होते हैं उसको अभी अवॉइड किया जाए। ठीक है, और सिंपल हरी सब्जी का खाना खाएं। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि कमजोर आबादी को सहायता प्रदान करना चाहिए। कमजोर आबादी की पहचान करना और उसकी सहायता करना, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति जो गर्मी संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील है। सही बात है, जो गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, ये सबसे ज़्यादा अधिक संवेदनशील है। कोई भी आपदा आती है सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं लोगों को। उन्हें गर्मी से निपटने में मदद करने के लिए शीतलन सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना चाहिए। शहरी नियोजन और डिजाइन, शहरी तापद्वीप प्रभाव को कम करने के लिए शहरी नियोजन और डिजाइन रणनीतियों को लागू करें। इसमें शहरी क्षेत्रों को ठंडा करने के लिए हरे भरे स्थान, पेड़ और परावर्तक सतहें शामिल करना भी शामिल है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाना चाहिए। उसके बाद ताप प्रतिरोधी अवसंरचना बनाए, ऐसा बुनियादी ढांचा बनाए जिससे कि जो सूरज का प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो, घर में घर का तापमान न बढ़े। इमारतों और परिवहन प्रणालियों सहित ताप प्रतिरोधी अवसंरचना का डिजाइन और निर्माण करना जो अत्यधिक तापमान का बेहतर ढंग से सामना कर सके। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या कहा था राइटर के द्वारा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो हीट वेव है वो बहुत ही जटिल घटना है जो कई कारकों के समायोजन से प्रभावित होती है तथा इन कारकों के संयोजन के आधार पर उनकी घटना और तीव्रता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो जाती है। तो अत्यधिक गर्मी के प्रति लचीलापन विकसित करने के लिए रणनीतियों में संवेदनशील आबादी की पहचान करना और गर्मी से निपटने की तैयारी की योजना बनाना, ठंडी छतों और फुटपाथ बनाना, छाया के लिए पेड़ लगाना,
ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और जलवायु जोखिम की योजना बनाने और समझने के लिए जलवायु मानचित्रण उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने हीट वेव कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, इसको समाधान कैसे किया जाएगा, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है यूपीएससी के। तो पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो विश्व पर उसका क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, स्थलीय जीव मंडल एक शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर अग्रसर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूर दूर तक प्रबाल मृत्यु दर घटती होगी। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, सभी वैश्विक आर्द्र भूमि अस्थायी रूप से गायब हो जाएंगे। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट है, कहीं पर भी विश्व में अनाजों की कृषि नहीं संभव होगी। तो कितने कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, और तीसरा और चौथा कथन जो है, एक्सट्रीम जो भी स्टेटमेंट होता है वो गलत है। कहीं पर भी कृषि संभव ही नहीं होगी। उसके बाद सभी वैश्विक जो वेटलैंड्स हैं वो सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है वो पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री से भी अधिक हो जाए तो स्थलीय जीव मंडल एक शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर अग्रसर हो जाएगा। टैगा और समशीतोष्ण वन एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने लगेंगे। ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बड़े पैमाने पे प्रवालों का विरंजन हो जाएगा। ठीक है, यदि तापमान में वृद्धि जारी रहता है तो व्यापक प्रवाल मृत्यु दर घटित होगी। ठीक है, और समशीतोष्ण क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां सबसे अधिक मौसमी परिवर्तन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह आमतौर पर मार्च और जून के बीच होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना चाहिए। तो ये गलत है। ठीक है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग देख लेंगे इसको विस्तार से। ठीक है, हीट वेव का हर एक पॉइंट कि कहाँ से हीट वेव माना जाता है, कितना से कितना टेम्परेचर, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, आर्द्रता में वृद्धि से हीट वेव का प्रभाव और खराब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीट वेव को आपदा के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, जो भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें हीट वेव को आपदा के रूप में मान्यता नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वातावरण में आर्द्रता की उपस्थिति पसीने की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के बाष्पीकरण शीतलन के ताप नियामक तंत्र को रोकती है, जिससे कि ताप तनाव उत्पन्न होता है तथा इस प्रकार ताप लहर का प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो भारत सरकार गर्मियों की लहरों को मानव जीवन के लिए संभावित खतरे के रूप में नहीं मानती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में प्राकृतिक आपदाओं की सूची में हीट वेव को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीट वेव कंडीशन के संदर्भ में ही। पहला स्टेटमेंट है, ताप लहर अत्यधिक गर्मी की एक लंबी अवधि है जो प्रायः अत्यधिक आर्द्रता के साथ आती है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर ही हीट की घोषणा होती है, हीट वेव की घोषणा होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला कथन ही सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, जिसमें आप लोग को सारा उत्तर मिल जाएगा कि कितना से कितना डिग्री पे कैसे हीट वेव को निर्धारित किया जाता है। जब उच्च दाब 10,000 से लगभग 25,000 फीट पर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, और कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक एक क्षेत्र में बना रहता है तो हीट वेव कहलाता है। यह गर्मियों में आम बात है क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है सूर्य का अनुसरण करती है। तो जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखा की ओर वायुमंडल की मध्य परतों में उच्च दाब क्षेत्र होता है। और भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया है। तो पहली श्रेणी में वे स्थान शामिल है जहां सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में अगर दिन का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो इसे हीट वेव के रूप में प्रभावित कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जब दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो भीषण हीट वेव की स्थिति बताई जा रही है। उसके बाद दूसरी श्रेणी में वे क्षेत्र आते हैं जहां सामान्य अधिकतम तापमान
40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, तो उन क्षेत्रों में अगर दिन का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है तो उस क्षेत्र को मध्यम गर्मी लहर से प्रभावित कहा जाता है। और गंभीर गर्मी की लहर की स्थिति तब होती है जब दिन का तापमान उस क्षेत्र के सामान्य अधिकतम तापमान से लगभग 6 डिग्री से भी ज़्यादा हो। जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री तक नहीं पहुंचता है, तब तक हीट वेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए हीट वेव का कैसे कैसे निर्धारण किया गया है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। भारत में जो है लिबरलिज्म और जो है लिजिटमेसी की क्राइसिस देखी जा रही है, तो इसके क्या कारण है, इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहले टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि भारत में उदारवाद और इसकी वैधता का संकट क्यों है। तो उदारवाद क्या होता है, तो उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति और समानता स्थापित करने के लिए राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विवेक और प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को परिभाषित करता है। तो उदारवाद को अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए किसी को राज्य शक्ति की भूमिका, प्रकृति और कार्य को समझना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे उदारवाद मूलतः स्वतंत्रता की विचारधारा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति इसका प्रेम निर्विवाद है और यह उदारवादियों के लिए स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व का सार है। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति केंद्रित होता है उदारवाद। उदारवाद व्यक्तियों से शुरू होता है और व्यक्तियों के साथ ही खत्म हो जाता है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र और केंद्र बिंदु है, व्यक्ति ही लक्ष्य है, जबकि राज्य सहित अन्य सभी संगठन साधन है जो व्यक्ति के लिए मौजूद हैं। व्यक्ति ही वह केंद्र है जिसके चारों ओर सभी चीजें घूमती है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। ठीक है, उदारवाद जो है, जो हमारा लिबरलिज्म है, वो ओपन मार्केट के अर्थव्यवस्था को विश्वास रखता है। तो यह निजी संपत्ति प्रणाली में विश्वास रखता है पूंजीवादी। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को पवित्र बनाता है और अधिकतम लाभ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य रखा जाता है, एकमात्र मकसद होता है। ठीक है, एकमात्र लक्ष्य होता है। तो उत्पादन और वितरण का पूंजीवादी तरीका ही एकमात्र सार है। तो ये हो गया पूंजीवादी विचारधारा। अब देख लेते हैं सीमित राज्य। उदारवाद सीमित राज्य की अवधारणा की भी वकालत करता है। उदारवादी राज्य को, मतलब कि स्टेट के पास ज्यादा पावर ना हो, राज्य को व्यक्ति की भलाई प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है। वे हर प्रकार के अधिनायकवादी राज्य का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि अधिक शक्तिशाली राज्य का मतलब है कम स्वतंत्र व्यक्ति। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि स्टेट के पास ज्यादा पावर ना हो, लोगों के पास ज्यादा पावर हो। जैसे जिस तरह से फंडामेंटल राइट है, वो स्टेट के पावर को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। क्योंकि राज्य के कार्य सीमित हैं, इसलिए इसकी शक्तियां भी सीमित है। उसके बाद परंपराओं और अंधविश्वासों का लगातार विरोध किया जाता है उदारवाद में। ठीक है, उदारवाद अंधविश्वास के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, इसलिए यह अपनी प्रकृति से सभी प्रतिक्रियावादी उपायों का विरोध करता है। पुनर्जागरण और सुधार से उभरने वाला उदारवाद तर्क और बुद्धिवाद के लिए खड़ा होता है और वास्तव में खड़ा है। तो मानव को निष्क्रिय प्राणी के रूप में सामंती मॉडल के विपरीत उदारवाद एक ऐसे व्यक्ति के मॉडल का पक्षधर है जो अधिक सक्रिय और अधिक ग्रहणशील है। ठीक है, तो वैधता, किसी प्राधिकरण, वैधता यहाँ से जो है लिजिटमेसी शुरू हो गया। ठीक है, तो वैधता किसी भी प्राधिकरण का अधिकार है और स्वीकृति है, आमतौर पर एक शासकीय कानून या शासन, जबकि प्राधिकरण एक स्थापित सरकार में एक विशिष्ट स्थिति को दर्शाता है। वैधता बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, वैधता शब्द सरकार की एक प्रणाली को दर्शाता है जिसमें सरकार प्रभाव के क्षेत्र को दर्शाती है। अगर वैधता नहीं होगी तो सरकार भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। शासन करने के लिए राजनीतिक वैधता को एक बुनियादी शर्त माना जाता है जिसके बिना सरकार विधायी गतिरोध और पतन का सामना करेगी। ठीक है, ये है लिजिटमेसी, वैधता। तो लगातार वैधता का संकट क्यों बना हुआ है भारत के उदारवाद में, तो जैसे राइट टू रिकॉल, मतलब कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है। उसके बाद जो भारत के महत्वपूर्ण नेता हैं बहुत से अनपढ़ ही हैं। ठीक है, अनएजुकेटेड है। उसके बाद जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप को सबसे सुपीरियर व्यक्ति समझते हैं मतदाताओं से। ठीक है, जबकि मतदाताओं के कारण ही उसका अस्तित्व टिका हुआ है। उसके बाद बहुत से नेता जो है डेंजरस स्कैम से भी संलिप्त हैं। बहुत ज़्यादा जो है क्राइम का दर बढ़ता जा रहा है भारतीय समाज में। उसके बाद जो विभिन्न राजनीतिक नेता हैं वो एक गुंडा की तरह कार्य करते हैं, खास के इलेक्शन में, और प्रयास करते हैं वोटर्स को भड़काने का। तो इन्हीं कारणों से जो है भारत में लिजिटमेसी संकट में है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से वैधता लैटिन के लेजिटिमस से ली गई है जिसका अर्थ है कानूनी। ठीक है, मेनली जो है कानूनी रूप को बढ़ावा देता है वैधता। तो मध्यकालीन युग के दौरान इसका अर्थ संवैधानिक भूमिका था। ठीक है, जो लिजिटमेसी था
अगर मध्यकालीन युग की बात करें तो उसका नाम था, जो संविधान है उसके अनुसार से जो कार्य होता है उसी को कहा जाता है संवैधानिक भूमिका या व्यवस्था था, जो प्राचीन रीति रिवाजों, परंपराओं और प्रक्रियाओं के अनुरूप है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है, तो उदारवाद के साथ भारत की यात्रा 1991 में शुरू हुई। ठीक है, लगातार जो है भारत के द्वारा उदारवाद को बढ़ावा दिया गया 1991 में, लेकिन वर्तमान में इसे वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों गुटों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है उदारवाद की विचारधारा का। तो एक महत्वपूर्ण चिंता है उदार लोकतंत्र के साथ जनता में बढ़ती असंतोष, जिसमें एक प्यू सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में 85% उदारवाद, सत्तावादी या सैन्य शासन पसंद करते हैं। ठीक है, भारत में देख सकते हैं लगभग 85% नागरिक जो हैं वो सैन्य शासन को पसंद करते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत में और ज्यादा विभाजन क्रिएट कर देगा, अमीरों और गरीबों के बीच में और ज्यादा गैप बढ़ा देगा। भारत का ज्यादातर धन जो है कुछ विशेष व्यक्तियों के पास संग्रहित हो जाएंगे, इसलिए जो है हमें ध्यान से निर्णय लेने की आवश्यकता है। जबकि दक्षिणपंथी इसे पारंपरिक मूल्य को कमजोर करने वाला पश्चिमी आयात मानते हैं। तो नए भारतीय उदारवाद की आवश्यकता, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और बी.आर. अम्बेडकर जैसे प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तियों ने ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे उदार मूल्यों को अपनी विचारधाराओं में एकीकृत किया था। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी जो है प्रयास किया था कि जितने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के लिए उपयोगी कानून हैं वो इन्हें मिले, हर एक भारतीय नागरिक को इनका अधिकार मिले। तो एक नए भारतीय उदारवाद की आवश्यकता है जो स्वतंत्रता, सम्मान और प्रतिनिधित्व के मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सके और परंपरा और पहचान के विचारों के साथ जुड़ाव, आर्थिक गतिविधियों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक सुधार और उदारवादियों के बीच आम सहमति भारतीय उदारवाद के पुनरुत्थान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने उदारवाद और वैधता के बारे में पढ़ा। ठीक है, भारत में उदारवाद तो है लेकिन वैधता का लगातार जो है हनन हो रहा है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का 2019 में आया था यूपीएससी में। राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर अगर प्राप्त होता है तो इसी को सबसे उपयुक्त परिभाषा माना जाता है स्वतंत्रता का। ठीक है, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव तथा सही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन डी सही है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको जल्दी से ट्रैक करने के लिए और बहुत ही सस्ते मूल्यों में एक नया लाइट बेस्ड टूल लाया गया है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो वायरस जो है वो पौधे, जानवर, मनुष्यों को संक्रमित करता है। जानवरों से मनुष्यों में फैलाने वाला वायरस कोविड-19 जैसी महामारी को जन्म दे सकता है, जो कि काफी आर्थिक और सामाजिक नतीजे के साथ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे संक्रमणों को जड़ से खत्म करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने वन हेल्थ, ये ध्यान रखिएगा, वन हेल्थ दृष्टिकोण की वकालत की है। एकीकृत तरीके से पौधे, जानवर, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की निगरानी और सुरक्षा करना। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य है वन हेल्थ का। उसके बाद वायरल संक्रमणों का शीघ्र पता लगाने के लिए इस तरह के नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। जैसे शोधकर्ताओं ने केवल प्रकाश और बुनियादी भौतिकी का उपयोग करके वायरल संक्रमणों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नया कम लागत वाला, ये ध्यान रखिएगा, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसको जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए एक नया कम लागत वाला और प्रकाश आधारित उपकरण विकसित किया गया है, जो वायरल संक्रमण का पता लगाने के त्वरित, आसान और किफायती तरीके के परिणाम को सुनिश्चित करता है और काफी मददगार भी साबित हो सकता है। तो इस विधि में कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है, सेल के माध्यम से प्रकाश डालना, विकृतियों को ट्रैक किया जाता है और संक्रमण के अद्वितीय फिंगरप्रिंट की पहचान की जाती है। ठीक है, इस तरह जो है सेल के माध्यम से लाइट को डाला जाता है और जितने भी यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, सेल के माध्यम से डाला जाता है, जितने भी विकृतियां देखी जाती हैं उसको चिन्हित किया जाता है यहाँ पे और ट्रैक करके जो है वायरस का पता लगाया जाता है। तो साइंस एडवांस में पर इस नई तकनीक के बारे में दावा किया जाता है कि यह वर्तमान रासायनिक अभिक्रमक आधारित विधियों की तुलना में तेज, 2 घंटे, सबसे सस्ती, ठीक है, लगभग 10वां हिस्सा लागत और संभावित रूप से अधिक सटीक है, अधिक एक्यूरेट है। ठीक है, जो कि वायरल इन्फेक्शन को आसानी से पहचान सके।
तो यह उपकरण जो है पशुधन और पालतू जानवरों में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसको चिन्हित करने में और ज्यादा कारगर है। यह प्रकाश विवर्तन पैटर्न में परिवर्तन के आधार पर असंक्रमित वायरस संक्रमित और मृत कोशिकाओं के बीच अंतर कर सकता है। यह उपकरण पशुधन और पालतू जानवरों में वायरल प्रकोप की निगरानी और रोकथाम में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी सामान्य प्रकृति इसे कुछ वायरस के लिए विशिष्ट नहीं वायरल संक्रमणों का पता लगाने की अनुमति देती है, जो महामारी की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम में मदद कर सकती है। तो इस पृष्ठभूमि में आप लोग समझ गए ना कि किस तरह से ये कार्य करता है। एक सेल में जो है प्रकाश डाला जाता है, उसके जो भी डेविएशन दिखता है उसको ट्रैक करके जो है हम लोग वायरल इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यह वायरल संक्रमण का पता लगाने का एक तेज और लागत प्रभावी तरीका निगरानी को बेहतर बनाने और प्रजनन के लिए स्वस्थ जानवरों या पक्षियों के चयन की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। और प्रजनन के लिए जानवरों का चयन करने के मौजूदा तरीकों के लिए महंगे डीएनए सीक्वेंसिंग उपकरणों की आवश्यकता होती है, भले ही यह उपकरण किसी भी जानवर में कुछ वांछित विशेषताओं की पहचान करने में अच्छा हो। ठीक है, इसलिए जो है ये जो नया तकनीक लाया गया है खास के वायरल इन्फेक्शन को पहचानने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को